आज से कुछ साल पहले लोग सोचते थे पढ़ाई करने के बाद कि नौकरी करेंगे तो सरकारी, नहीं तो बेचेंगे फूट पर तरकारी। लेकिन यह अब प्रिंसिपल चेंज हो गया है। यह सिर्फ एमएसएमई के आने के वजह से कई लाख जॉब्स एमएसएमई कैटेगरी ने प्रोवाइड इंडिया में किया है, जिसके कारण इंडिया लगभग पूरे वर्ल्ड में तीसरा चौथा जगह पर अब पहुंच चुका है। इंडिया में जो एमएसएमई है वो लगभग 63 मिलियन एमएसएमई है और उसमें से 50% जो एमएसएमई है वो रूरल इंडिया से चलाए जा रहे हैं। मतलब क्योंकि एमएसएमई जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जितने भी आते हैं वो एमएसएमई के अंदर आते हैं, और बड़े बड़े मतलब वेयर हाउस हो गए या कोई भी छोटे बिजनेस जो मतलब किसी प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो या मोबाइल फोन हो या कंज्यूमर गुड्स हो, ये सब जितने भी प्रोडक्ट बनाने और बेचने का काम आते हैं सारे के सारे एमएसएमई के अंदर आते हैं। तो उनकी यदि मेजर प्रॉब्लम की बात करें तो उनकी मेजर प्रॉब्लम है इन्वेस्टमेंट, कि कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना टर्नओवर। तो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पर एमएसएमई के कैटेगराइज किया हुआ है। तो उसका जो एग्जैक्ट नंबर है वो आपको हम बता देते हैं कि कौन एमएसएमई कितने टर्नओवर पर कितना आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है कि जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है और टर्नओवर 5 करोड़ तक का है वह माइक्रो बिजनेस में आते हैं, और जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का है और टर्नओवर 50 करोड़ तक का है वो स्मॉल में आते हैं। जिनका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ का है और टर्नओवर 250 करोड़ तक का है वह मीडियम में आते हैं, और उसके ऊपर इंटरप्राइज में आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में आता है। यदि इनकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, ये अपने मशीनरी पर करेंगे, इक्विपमेंट पर करेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर सरकार इनको कुछ लोन में सुविधा देती है, स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एमएसएमई को सरकार फायदा देती है। लेकिन एमएसएमई को ग्राउंड में इंडिया के में क्या दिक्कत आ रही है वो आज इस वीडियो में जानेंगे। इसी को जानने के लिए हम आए हुए फरीदाबाद का एक इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पर एक वेयर हाउस है। वहाँ पर एक जो सबसे केस स्टडी किया है कि यहाँ पर किसी टाइप का पावर जनरेशन के लिए डीजल कॉस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, मतलब जनरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो उसी को समझने के लिए कि क्या जनरेटर नहीं रखने पर क्या वो सक्सेसफुल बिजनेस चल रहा है या आज भी उनको कोई दिक्कत आ रही है, तो इसी को समझने के लिए हम आपको लेके चलते हैं वेयर हाउस में। वहां पर हम समझेंगे कि क्या क्या इक्विपमेंट चलाया जा रहा है और उसका लोड डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है, उसका इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ है, उस पर क्या लोन की सुविधा है, और क्या उनका स्टाफ का क्या एक्सपीरियंस है। तो ये सब सभी को जानने के लिए हम आपको लेके चलते, तो वीडियो का आप लास्ट तक बने रहे। अरविंद, आप कैसे हैं? बढ़िया सर। तो यहाँ पर हमारे साथ अरविंद है और ये वेयर हाउस लूम सोलर का है। तो इसमें अरविंद यहाँ पर मैनेजर है, तो इनसे हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपको सारा कुछ यहाँ के प्रोसेस के बारे में बताएं, क्या क्या चलाते हैं, क्या सच में आप जनरेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं? थैंक यू सर। मैं आपको सारी डिटेल बताना चाहूँगा। बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हैं इतना बड़ा वेयर हाउस जो है, जो हम सारा सोलर से रन करते हैं अभी। यहाँ पे जो सेटअप है नॉर्मली ऑफ ग्रिड सेटअप और ऑन ग्रिड सेटअप, दो तरह के सेटअप हैं। वो सेटअप के बाद वहाँ पर चल के बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सेटअप को इतने बड़े प्लांट में ये पावर बैकअप ये सब प्लान कैसे किया गया है जनरेटर को न रख के। तो एक बार अंदर चल के देखें क्या क्या चलाते हैं, क्या है। जी बिल्कुल देखना चाहेंगे। अरविंद, गर्मी का सीजन आने वाली है और गर्मी में जो सबसे ज्यादा जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो फ्रीक्वेंट पावर कट का। घरों में तो किसी तरीके से काम चल जाता है, लेकिन जहां पर कमर्शियल बिजनेस चलाए जा रहे हैं वहां पर 5 मिनट का भी फ्रीक्वेंट पावर कट कहीं बिजनेस का लॉस है। क्या इस एरिया में फ्रीक्वेंट पावर कट होती है? जी डेफिनेटली मोस्टली एरियाज में जो इंडस्ट्रियल होती है वहाँ पे पावर कट होती ही होती है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारी मशीनें रन होती हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट चलते हैं, तो पावर कट होना ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो उस पावर फेलियर के दौरान जो हमारे लॉसेस होते हैं हमारे प्रोडक्शन में, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में, हमारे ऑपरेशंस में, उसको कवर करने के लिए हमें क्या बैकअप की रिक्वायरमेंट होती है।
तो आप अप्लायंसेस की बात किए तो देखिए दो टाइप के अप्लायंसेस जनरली हम कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये सब हम विजिट किए हैं, तो उसमें जो देखे हैं कि कुछ अप्लायंसेस जो होते हैं 3 फेज कनेक्शन से चलता है। हाँ जी बिल्कुल। कुछ अप्लायंसेस जो होते हैं सिंगल फेज से चलता है। तो क्या यहाँ पर इस टाइप के अप्लायंसेस है? हाँ बिल्कुल, हमारे पास कुछ ऐसे अप्लायंसेस हैं जो 3 फेज पे रन होते हैं और कुछ ऐसे भी हैं सिंगल फेज पे रन होते हैं। हमारे पास हैवी इक्विपमेंट है, जैसे हमारा फॉकलिफ्ट हो गया या हमारे स्ट्रिपिंग मशीन्स होगी, हमारे 3 फेज पे रन होते हैं जनरली। और बाकी हमारे जो सिंगल फेज पे रन होने वाले हैं, जैसे हमारे एलईडी लाइट्स, कंप्यूटर्स या फैंस, ये सब सिंगल फेज पे रन होते हैं। तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है यहाँ पर, पता नहीं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि 3 फेज कनेक्शन में कोई एक फेज से यदि फेल हो जाता है तो उनको जनरेटर एनी हाउ चलाना है। जैसे कि बाहर वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हम एक कंज्यूमर से बात किए थे तो पता चला, क्या यहाँ पर ऐसा भी कोई फेज फेलियर होता है कि फेज एक फेज चला गया, 2 फेज में लाइट आ रही है? इसका थोड़ा सा लॉजिक है, ये हमें थोड़ा बैलेंस रखना पड़ता है कि अगर हम एक फेज पे ज़्यादा लोड देते हैं तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है कई बार। लेकिन हमें क्या है, सारे फेसों को इक्वली मेंटेन करके चलना पड़ता है ताकि कोई ओवरलोडेड ना हो और किसी पर ज़्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम चलते हैं यहाँ के अप्लायंसेस एक बार देख लेते हैं कि एक वेयर हाउस में चलाने के लिए क्या क्या अप्लायंसेस की जरूरत होती है। तो यहाँ पर क्या किस टाइप के अप्लायंसेस यहाँ पर लगे हुए हैं? क्या देखो यहाँ पे देख सकते हो, जनरली इंडस्ट्रियल लाइट्स लगी हैं, फैंस लगे हैं, बाकी कुछ मशीनें हैं जैसे हमारा ऑपरेशंस में यूज होती हैं, बाइंडिंग मशीन्स होती हैं, स्ट्रिपिंग मशीन्स होती हैं। ये हमारे इक्विपमेंट है जो हमारे डेली यूज में काम आते हैं। और यहाँ पर जो मैन पावर काम करते हैं और जो मतलब कूलर और जो कमर्शियल कूलर, नॉर्मल कूलर नहीं, कमर्शियल कूलर, जो यहाँ का जो फैन होते हैं और जो मतलब बड़े फैन होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। तो एक वेयर हाउस चलाने के लिए जैसे कि लाइट, फैन और बेसिक मशीनरी जो अपने अपने जरूरत के अनुसार होगा, और मैन पावर को कंफर्ट देने के लिए यहाँ पर कूलर हो गया, फैन हो गया, और बेसिक बिलिंग, ये सब बिलिंग ऑफिस भी पास में ही होगा। यस यस यस। तो बिलिंग ऑफिस में कंप्यूटर, प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा एंड लाइट्स, बायोमेट्रिक्स, इंटरनेट, ये सब बेसिक अप्लायंसेस यहाँ पर होते हैं, जिसमें एक वाटर कूलिंग मशीन भी होगा। जी जी बिल्कुल। तो बेसिक सारा कंजम्पशन को मिला दिया जाए तो इस वेयर हाउस का कंजम्पशन लगभग 15 से 20 किलोवाट का है। जी जी डेफिनेटली सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल इक्वली 15 से 20 किलोवाट का हमारा लोड है यहाँ का वेयर हाउस का। तो जो लोग सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि रेसिडेंशियल, कमर्शियल के अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है जहां पर सोलर की डिमांड सबसे ज्यादा है, तो उनके पास एक ये सोलर का थर्मामीटर है जिससे आप पता कर सकते हैं कि किस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का कितना किलोवाट का लोड है। जनरली आप इस तरीके से मीटर लगा हुआ होगा जहां पर लिखा हुआ रहता है कितने किलोवाट का लोड है, बट यहां से ये बताना मुश्किल है कि इस प्लांट में एक्चुअल रियल पावर कंजम्पशन कितना है। यहां से आपको सैंक्शन लोड पता चल जाएगा। जैसे यहां पर अभी 25 किलोवाट का ये मीटर है, तो यहां पर सोलर पैनल जो अप्रूव होगा लगभग 25 से आप 80% तक का सोलर पैनल आप लगा सकते हैं। तो 80% का मतलब हो गया कि यहाँ पर 20 से 22 किलोवाट तक का सोलर पैनल इसके रूफ पर हम लगा सकते हैं। तो उस तरीके से प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर बिजली बिल की बात करें तो लगभग 25 से 30 हजार का बिजली बिल आती है, तो उस हिसाब से आप लगभग साल का 3 से 4 लाख रुपए का बिजली बिल आता है। यहाँ पर बिजली बिल सेविंग का पर्पस के साथ साथ यहाँ पर पावर बैकअप की जरूरत होती है। तो पावर बैकअप के लिए आपको लेके चलते डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पास, वहां पर आपको बताएंगे कितने किलोवाट का लोड रनिंग अभी चल रहा है। भी इलेक्ट्रीशियन ये पता कर सकते हैं कि ये इतने बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कितने किलोवाट का लोड चल रहा है। तो उसको पता करने का बहुत आसान तरीका है, आपके पास एक क्लैंप मीटर होना चाहिए। जितने भी अप्लायंसेस रिक्वायर्ड होता है उसको
चालू कर दिया जाता है। और चालू करने के बाद आप जो भी जैसे यहाँ पर 3 फेस का है तो 3 फेस में कोई भी एक वायर में इस क्लैंप मीटर को यहाँ पर एम्पियर पर सेट करना है और इस वायर में लगा देना है। लगाने के बाद यहाँ पर अभी इसको एसी मोड में हम किए हैं तो लगभग 16 एम्पियर का ये करंट इसमें आ रहा है। तो 16 एम्पियर का मतलब हो गया कि आप इसको वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे 220 से तो लगभग ये जो बनता है कि 3500 वॉट। मतलब यहाँ पर जो सिंपल लगाया गया है लॉजिक कि एक मतलब रेगुलर 3500-3600 वॉट का लोड है तो यहाँ पर एक फेस पर 5 किलोवाट का लोड एस्टिमेट किया गया है। उस हिसाब से तीनों फेस को मिला दिया जाएगा तो 15 किलोवाट का लोड इस पूरे वेयर हाउस में चल रहा है। तो आपको लोड पता करने के लिए बस इतना ही करना है। तो जैसा कि आपको बताए थे कि यहाँ पर 15 किलोवाट का लोड है तो 15 किलोवाट का लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 5-5 किलोवाट का हर फेस पर लोड दिया गया है। तो यहाँ पर 15 किलोवाट का इन्वर्टर बैटरी जो कैमल लिथियम आयन बैटरी है ये 100H का 3 बैटरी लगाया हुआ है। इस बैटरी का इनिशियल वीडियो हम बनाए थे जिसमें इसमें सारे फीचर बताए थे कि यह रैक स्टोरेज सिस्टम है। इसको एक रैक के ऊपर आप अपने जरूरत के हिसाब से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 किलोवाट 5 किलोवाट 5 किलोवाट ये 15 किलोवाट का पावर बैकअप सॉल्यूशन लगाया हुआ है। इसमें जो बेनिफिट्स है कि यहाँ पर सबसे पहले स्पेस, जैसा कि आप देख रहे हैं स्पेस कि 15 किलोवाट इतने स्पेस में मतलब कि आपको 2 फीट और 2 फीट लगभग 4 स्क्वायर फीट के स्पेस में पूरा का पूरा ये 15 किलोवाट का पावर बैकअप सॉल्यूशन लगाया हुआ है। लेकिन यहीं पर आप 15 किलोवाट जनरेटर में जाएंगे तो लगभग आपको मतलब एक छोटे कमरे जो होते हैं उसके बराबर में आपको लगाना पड़ जाएगा। तो ये सबसे जो बड़ा बेनिफिट्स होता है कमर्शियल में कि आपको स्पेस का कॉस्ट होता है, आपको एडिशनल स्पेस परचेज कर, क्योंकि एक वेयर हाउस की जब आप खरीदने जाते होंगे या रेंट पर लेने जाते होंगे तो वहां पर स्पेस पर स्क्वायर फीट पर आपको वहां पर रेंट पे करना पड़ता है। तो वहां पर स्पेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको उसको कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट्स यहाँ पर सबसे ज्यादा ये देखा जा रहा है कि फ्रीक्वेंट पावर कट, यह जो बैटरी है वो फ्रीक्वेंट पावर कट की प्रॉब्लम को दूर करता है। फ्रीक्वेंट पावर कट जैसा कि यहाँ के जो मैनेजर थे उनसे बात करने पर आपको पता चला होगा कि यहाँ पर पावर कट 5 मिनट में भी बिजनेस का लॉस हो सकता है। तो यह फ्रीक्वेंट पावर कट को खत्म करती है कि यहाँ पर यह बैटरी जो है आपको यदि 1.5 घंटे भी बिजली आ जाती है तो बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा और जिससे आप अपनी जरूरत के काम कर सकते हैं। लेकिन जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में यदि आपका 15 kVA का जनरेटर या 50 kVA का जनरेटर लेते हैं लेकिन आपका वर्कलोड मात्र 5 किलोवाट का है तो आप 5 किलोवाट कंज्यूम करेंगे, बाकी के जितने भी रिमेनिंग जनरेशन है वो सारा का सारा लॉस हो जाएगा क्योंकि उसमें कोई स्टोरेज का सिस्टम नहीं है। यहाँ पर क्या है कि जितना हमें जरूरत है उतना हम विथड्रॉ करेंगे, बाकी के रिमेनिंग बचा हुआ रहेगा। तो ये बेनिफिट सबसे ज्यादा है। अब इसमें बात आती है कि ये सेटअप लगवाने का खर्च कितना आएगा। यदि आप 15 kVA मार्केट में आप जाते हैं खरीदने तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया का जनरेटर आपको पड़ जाती है जो साइलेंट जनरेटर है। लेकिन आप इस सेटअप में आते हैं तो लगभग आपको इन्वर्टर बैटरी सिर्फ 7.5 लाख रुपया का पड़ता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे जिससे आपको जनरेटर के मुकाबले ये वन टाइम कॉस्टिंग लगेगा कि वन टाइम लग रहा है लेकिन ये लाइफ में आपको आने वाले टाइम में ये आपको बेनिफिट्स देगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप अपने नोटबुक खोलकर आप कैलकुलेट करें कि आपका जनरेटर के साइड आप कॉलम बनाएं और एक इन्वर्टर बैटरी के साइड कॉलम बनाएं, उसमें बनाएं कि जनरेटर इनिशियल कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट, मैन
पावर कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट को ऐड करें और कितने साल तक चलाएंगे और इसका एक साइड से आप कैलकुलेट करें, क्योंकि ये वन टाइम 7.5 लाख रुपया लगेगा, उसके बाद आपको इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। सबसे बड़ा जो पॉइंट आती है कि ये बैटरी लगाने के बाद क्या सभी अप्लायंसेस चल जाएंगे, तो इसका आंसर है कि आपके कुछ अप्लायंसेस ऐसे होंगे जो नहीं चल पाएंगे। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बहुत ऐसे मशीन होते हैं जो हीटिंग के होते हैं, उसका जो पावर कंजम्पशन होता है वो एक एक मशीन का 8 किलोवाट 10 किलोवाट का होता है। उस केस में ये बैटरी वहां पर सपोर्ट नहीं करेगा। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आपको जब इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं तो उस मशीन का कनेक्शन डायरेक्ट ग्रिड से रखें, और कुछ एरिया में एमएसएमई है जहां पर बिजली है ही नहीं, तो वहां पर आपको जनरेटर रखना जरूरी हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं बिजली बिल की सेविंग हो तो उसके लिए आपको एडिशनल, मतलब यहाँ पर यह सोलर बैटरी है, आप नॉर्मल बैटरी लगाएंगे और ये सोलर बैटरी है, तो सोलर बैटरी इसमें सोलर पैनल लगा के आप बिजली बिल को आप सेव कर सकते हैं। तो बिजली बिल सेव करने के लिए यहाँ पर सोलर पैनल लगाया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर एक ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। यहाँ पर जो सेकंड प्रायोरिटी अब होता है कि बिजली बिल का सेविंग, बिजली बिल सेविंग करने के लिए यहाँ पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, जिसको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पर बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती है। वह सोलर पैनल से सीधा इन्वर्टर में आएगा, इन्वर्टर से सीधा ग्रिड में कनेक्ट करके वो पूरा जो लोड चलना होगा लोड चलेगा, एक्स्ट्रा बिजली बनेगा, एक्सपोर्ट कर जाएगा। लेकिन आपको ये पता होगा कि वेयर हाउसेस और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और कमर्शियल बिल्डिंग में कंजम्पशन इतना होता है कि आपको नेट मीटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि हमें नेट मीटर नहीं मिलेगा तो हम सोलर नहीं लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। आप सोलर लगा के, क्योंकि आपका कंजम्पशन इतना ज्यादा है कि आपको उतना सोलर पावर प्लांट आप लगाने की जगह नहीं होगी, तो आप जितना बिजली बिल पे कर रहे हैं आप कोशिश करें कि 5%, 10%, 20%, 30%, 40% जितना हम पे कर रहे हैं उसका हम कुछ सेविंग करें। ऐसा कि आपको पता है कि सोलर पैनल लगा के हम बिजली का बिल कम कर सकते हैं, लेकिन आपको कौन सा सोलर पैनल लगाना है ये भी आपको जानना जरूरी होगा, क्योंकि मार्केट इतना तेजी से बढ़ रही है कि हर साल टेक्नोलॉजी, प्राइसिंग, ब्रांड बहुत सारे मार्केट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि यदि आप 2023 या इससे आने वाले साल में आप सोलर पैनल की प्लान कर रहे हैं तो कितने वॉट का सोलर पैनल, किस टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल, कौन सा ब्रांड होना चाहिए। तो इन सभी को जानने के लिए हमारे पीछे लूम सोलर का शार्क 550 वॉट का सोलर पैनल है। ये 550 वॉट का सोलर पैनल है, जिसकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर मल्टी बजवार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वजवार का है। ये 144 सेल का है। ये हाफ कट टेक्नोलॉजी मोनोपर्क, ये टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में आता है कि जिसकी इफिशियंसी 22% की होती है, उससे ज्यादा की होती है, ये टेक्नोलॉजी की आती है। तो जितना ज्यादा इफिशियंसी होगा और जितना मतलब कॉम्पैक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि सोलर पैनल आप देख रहे हैं कि 7 फीट हाइट की है और ये लगभग 3.25 फीट की हाइट की है, तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत नहीं आए। सोलर पैनल आज के टाइम में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है और ये 2 मॉडल में आते हैं, नॉर्मल शार्क 550 और एक बाइफेशियल में आता है। लेकिन आपके पास छत ऐसा नहीं है कि आप इसको हाइट पर लगा सकते हैं, तो वहां पर नॉर्मल 550 वॉट का सोलर पैनल ले सकते हैं। यदि आपके पास ऐसा कुछ कमर्शियल बिल्डिंग है जहां पर खाली रूफ है, जहां पर आप बाइफेशियल सोलर पैनल लगा सकते हैं, क्योंकि बाइफेशियल सोलर पैनल को लगाने के लिए आपको एक हाइट की जरूरत होगी, तो वहां पर बाइफेशियल सोलर पैनल का सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं कि एक सोलर पैनल के मेजरमेंट प्रॉपर करते हैं, क्योंकि सोलर पैनल लगाने में मेजरमेंट प्रॉपर पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। टॉप सोलर पैनल इंस्टॉलेशन में सोलर पैनल का मेजरमेंट, जिसमें से सोलर पैनल का साइज कितने बाई कितने फीट का है, कोई सेंटीमीटर में समझते हैं, कोई इंच में समझते हैं, लेकिन लोकल यदि कॉमन पर्सन से बात करें तो ज्यादा जो बात करते हैं कितना फीट बाई कितना फीट का सोलर पैनल है, तो इसको नाप देखते हैं कितना फीट बाई कितना फीट है। तो इसमें
यदि इसकी लंबाई की बात करें तो 7 फीट 1 2 3 4 5 6 7.6 फीट इसकी हाइट है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो लगभग ये 3 फीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई है। दूसरा जो इसमें मैटर करता है कि सोलर पैनल में इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर पैनल स्टैंड की जरूरत होती है। पैनल स्टैंड में यहाँ पर माउंटिंग जो होल है यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर 4 इधर और 4 इधर मतलब 4 माउंटिंग होल दिया हुआ है। और यहाँ पर माउंटिंग होल का जो डिस्टेंस है वह आपको एग्जैक्ट हम स्क्रीन पर दिखा देंगे कि कितना है, क्योंकि ये सब टेक्निकल पैरामीटर जो होता है वह एक इंस्टॉलर को सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सोलर पैनल के बैक साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर IP68 जंक्शन स्प्लिट जंक्शन बॉक्स है, जो ये काफी फायदेमंद होता है जब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में सीरीज कनेक्शन करते हैं तो, क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में सारे मोस्ट ऑफ सोलर पैनल सीरीज कनेक्शन में किया हुआ रहता है। तो यहाँ पर हाफ मीटर का डीसी वायर दिया हुआ है और उसको इजीली आप एक सोलर पैनल को दूसरे सोलर पैनल से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सोलर पैनल के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर वोल्टेज जो है 42.40, मैक्सिमम पावर करंट 13 एम्पियर और इसका मैक्सिमम पावर Pmax जो है 550 वाट। अब सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलेशन एरिया की जरूरत होती है। जैसा कि हम बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ऊपर जो लगा हुआ है वो टीन शेड लगा हुआ है, कहीं पर एस्बेस्टोस रूफ रहता है, कहीं पर आरसीसी रूफ होता है। तो उसके अनुसार यहाँ पर स्ट्रक्चर का सिलेक्शन किया जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर भी कई तरीके के अलग अलग रूफ के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आरसीसी रूफ के लिए ये स्ट्रक्चर है, हाई राइज स्ट्रक्चर या नॉर्मल रूफ के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया की हम बात करें तो वहां पर टीन शेड के लिए यहाँ पर रेल्स मोनो रेल्स स्ट्रक्चर रहता है, जिसको आप इसको सेट करके आप सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन किया जाता है। इसको सेट करने के लिए आपको एक टेक्निकल पूरा डिटेल वीडियो हम बनाए हैं, उसको हम आपको दिखाएंगे और हो सके तो हम कोशिश करेंगे कि इसका इंस्टॉलेशन कहीं हो उसको हम कंप्लीट वीडियो आपके पास लेके आए। सोलर सिस्टम में अदर एसेसरीज में जिसमें अर्थिंग किट जिसको सेफ्टी के लिए दिया जाता है, सोलर सिस्टम में जितने भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाए जाते हैं वो कम से कम 3 अर्थिंग जरूर दिया जाता है, जिसमें एक इन्वर्टर के लिए, एक लाइटिंग अरेस्टर का और एक स्ट्रक्चर का और पैनल का। तो 3 अर्थिंग हर जगह पर इंप्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर जिस अर्थिंग रॉड और केमिकल बॉक्स ये सब की मदद से एक प्रॉपर अर्थिंग किया जाता है, जिससे लाइटिंग ये सब से पूरा सोलर पावर प्लांट के साथ साथ वहां के अप्लायंसेस सेफ रहे। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन में डीसी वायर की जरूरत होती है। डीसी वायर जनरली जब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो सबसे पॉपुलर जो वायर होता है वो 4 स्क्वायर mm, 6 स्क्वायर mm, 16 स्क्वायर mm जो वहां के रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के अकॉर्डिंग गाइडलाइन में लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर आप सोलर पावर प्लांट के लिए आप डीसी वायर जो लूम सोलर का 4, 6 और 16 स्क्वायर mm में आता है, और जो मल्टी कलर मतलब रेड के लिए पॉजिटिव के लिए रेड और नेगेटिव के लिए ब्लैक और अर्थिंग के लिए ग्रीन वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस सोलर सिस्टम में पूरी जानकारी हम दे दिए हैं। अब बात आती है कि ये सोलर सिस्टम लगवाने का पूरा खर्च कितना आएगा। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं, जिससे आपके बजट पर ज्यादा प्रेशर ना आए। तो सबसे पहले आप 15 kVA जनरेटर के जगह पर आप इन्वर्टर बैटरी का इंस्टॉलेशन करवाए, जिसका खर्च लगभग आपको 7.5 लाख रुपया पड़ेगा। लेकिन आप जनरेटर लेने जाते हैं तो आपको वो काम 1.5 लाख रुपया में हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आप उसका कैलकुलेशन जोड़ेंगे, डीजल कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट और कितने साल तक आप मतलब
चलाएंगे और चलाने के बाद जो लॉसेस हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको सोलर में सोलर इन्वर्टर बैटरी में आपको प्लस पॉइंट दिखेगा। आप कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके लिए आज के दिन में सबसे बेस्ट क्या है। सेकेंड स्टेप है कि जब आप इन्वर्टर बैटरी आप 15 kVA का किलोवाट आवर का लगा लेते हैं, उसके बाद आप सोलर का प्लान कर सकते हैं। सोलर आप 15 किलोवाट तक का सोलर लगा सकते हैं उस पर, तो 15 किलोवाट आप सोलर लगाएंगे तो आप सोलर के साथ साथ और भी स्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन कॉस्ट ये सब इन्वॉल्व हो जाता है। तो मोटा मोटा आपको यदि एवरेज खर्चे की बात करें तो लगभग 15 लाख रुपए आपको 15 kVA सिस्टम में आपको लग सकती है। यहाँ पर हम आपको बता दें, लूम सोलर आपको सोलर लोन की सुविधा प्रोवाइड करवाती है। सोलर लोन जिसमें आप 15 लाख न देके आप मात्र 3% डाउन पेमेंट देकर, और उसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। जैसे आप बिजनेस चला रहे हैं तो आपको GST नंबर, टैक्स फाइल रिटर्न और बिजनेस का पूरा डिटेल, मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है वो आपको बैंक हमें सबमिट करना होगा। हाँ, फिर उसके ऊपर आपको लोन कितना % अप्रूव होगा, मतलब ये आप 3 से 4 दिन में आपका लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल जाएगा कि आपको लोन अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। अब बात आती है कि क्या 15 लाख रुपया लगाना क्या सही इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट कहीं बैंक में रख के हम इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा कहीं उससे हम बिजली बिल या जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको यदि सिंपल यदि आंसर में बोले तो आपको लगेगा कि ये 15 लाख रुपया हमारा वेस्टेज ऑफ मनी है। लेकिन यदि आप इसी को आप ध्यान से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कहीं फायदा दिखेगा। वो फायदा कैसे दिखता है, सबसे पहले सोलर एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जैसे कि MSME में हम आपको बताएं कि इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 2 क्राइटेरिया है गवर्नमेंट के अनुसार। तो इन्वेस्टमेंट आपको दिखाना रहेगा कि आपके फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कितना का एसेट्स है और जो मतलब वो कैलकुलेशन होता है। तो आपको सबसे पहले टैक्स फाइल में आपको बेनिफिट्स मिलता है, वह पर ईयर 30% से 40% तक का टैक्स रिटर्न फाइल में आपको ये वैल्यू ऐड होगा। दूसरा, आपको GST में आपको बेनिफिट्स मिलती है। तीसरा, आपको बिजली बिल का सेविंग होता है। चौथा, आपको फ्रीक्वेंट पावर कट होती ही नहीं है। तो ये कई बेनिफिट्स है जो आपको कहीं सोलर पर जाने पर आप सोच सकते हैं। फाइनली अब ये आपको बताना चाहते हैं कि सोलर यदि आप प्लान कर रहे हैं तो आपको 2 स्टेप उठाना है। सबसे पहले आपको इंजीनियर विजिट और सेकंड सोलर लोन के लिए प्रॉपर प्रोसेस, पूरी प्रोसेस की जानकारी हमारे वेबसाइट loomsolar.com पर जाकर ले सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होगा तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और वीडियो को उन सभी बिजनेस ओनर और खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चलाते हैं वहां पर जो मैनेजर हैं उनको तो ये वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि वो जब तक वो इस चीज का एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक उनके बिजनेस में एक्स्ट्रा एक्सपेंसेज हमेशा होते रहेगी। यदि आप इस एक्सपेंसेस को कम करना चाहते हैं तो आप कुछ अपना थॉट शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।